दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास विश्व इतिहास के कुछ विषय का 11वां और अंतिम अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते। इस अध्याय में आप मुख्य रूप से चीन, जापान और कोरिया के आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था और लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप जापान अलग अलग पड़ा प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा और वह कारगर सुधार करने में असफल रहा। देश गृह युद्ध में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान जो कि 1895 और कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया। यानी जापान ने चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। दोस्तों चीनियों की जो प्रतिक्रिया रही इससे वो धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां थीं। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का जो है निर्णय किया और दोस्तों राष्ट्र शक्ति का निर्माण और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वो क्रांति के जरिए हासिल कर सकते हैं। और 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश में जो विचारधारा की व्यवस्था है और उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, फिर भी साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण वहां अब भी बरकरार है। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया और 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी और अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का जो आधुनिकीकरण का सफर रहा पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। ये सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था और दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने, एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वो जापानी संस्थाओं और समाज की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। दोस्तों चीन और जापान का इतिहास लेखन एक है, वहाँ से हम इसके स्रोतों को ढूंढ सकते हैं, उनके अध्ययन के स्रोतों को। और देखिए सीमा झियन जो कि 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को महत्व दिया गया और आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिक जैसे लिमांग छियाओ या जापान के आधुनिक इतिहास में एक जो है कुम कुनिताके, इन्होंने बौद्धिक काम को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा यूरोपीय यात्रियों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जेसूट पादरी मैटियो रिक्की और जापान में लुई फराय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को आगे बढ़ाया। और इन स्रोतों से इन देशों के इतिहास को जानने और समझने की व्यापक जानकारी मिली है। दोस्तों नाइतो कोनन के बारे में जानते हैं। ये चीन में काम करने वाले जापानी विद्वान थे जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है और नाइतो ने अपने काम से पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों और अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया और 1907 में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। देखिए दोस्तों तो ये सारी चीज़ें चीन और जापान के इतिहास के बारे में या उसके प्राचीन या पूर्व समय के बारे में जानकारी देने के लिए जो है पर्याप्त है।
यहाँ पर आइए देखते हैं परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 नदियां हैं, पीली नदी हुआंगहो, यांगसी नदी छांगजियांग, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और पर्ल नदी। इसके अलावा देश का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। यहाँ पर देखिए आप चीन को यहाँ पर देख सकते हैं जो चीन का एरिया है, और जापान देखिए यहाँ पर किस तरह से बहुत छोटा सा देश है। चीन में हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। प्रमुख भाषा चीनी या पोन्तोग हुआ है, लेकिन कई और राष्ट्रीयता हैं जैसे उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटनीज, कैंटन, गुआंगजाओ की बोली उए और संघाईनीज यानी संघाई की बोली बू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। पहले जो है सबसे दक्षिणी या केंटानी है, जो केंटन उसके आंतरिक क्षेत्रों में है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिमडस, जिसको शाब्दिक अर्थ दिल को छूना होता है, यहीं का खाना है जो गूथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबाल कर बनाया गया व्यंजन होता है। उत्तर में गेहूं मुख्य आधार है, जबकि सिंचियान में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाए गए चीन के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान जो है वो प्रशांत महासागर में एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइडो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है और लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला का प्रभाव डाला है और अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आयनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत ही सेहतमंद माना जाता है। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं जापान के राजनीतिक व्यवस्था की। जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी तक आते आते सत्ता जो है दोस्तों शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग सोनुगबत पर काम करते थे और देश 250 भागों में विभाजित था जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो जो कि टोक्यो है इसमें रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। समुराई यानी योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन और दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं सदी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तन हुए। इसमें क्या हुआ कि पहला किसानों से हथियार ले लिए गए। अब केवल समुराई तलवार रख सकते थे, इससे शांत व्यवस्था बनी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो दैम्य थे अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए, काफ़ी हद तक स्वायत्तता दी गई। और तीसरी चीज़ मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया और उत्पादकता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। दोस्तों दैम्यो जो छोटे छोटे प्रदेशों का शासन करते थे उनकी राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योटो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। और इससे क्या हुआ, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, शहरों में जीवंत संस्कृति फैली, व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया, लोगों को पढ़ने का शौक था। होनहार लेखकों के लिए संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला सकें। और एडो जो आधुनिक टोक्यो है वहाँ पर नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। और इससे पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था वहाँ पर। दोस्तों जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। तो दोस्तों सामाजिक और बौद्धिक बदलाव के लिए
प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन से लोगों ने यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और ये तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उन्नत की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। और ये जो मिथ की कहानियाँ था ये बताती थी कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। यहाँ पर एक सामान्य गेंजी की कथा है, मुरासाकी शिकुबु। इसके द्वारा लिखी गई हेयान राज दरबार की काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी में जापानी साहित्य की प्रमुख कथाकृति बन गई, और इस काल में मुरासाकी जैसी अन्य लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। और इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। मेजी पुनर्स्थापना। दोस्तों 1867-68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में असंतोष था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी, तो इस के कारण मेजी वंश की पुनर्स्थापना हुई। दोस्तों जापान चीन के रास्ते में था। जापान ने अगले साल कई समझौते किए। चीन के रास्ते में था। अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वो हॉलैंड था। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पे महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसको कि बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ कि शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो की राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण टोक्यो हुआ, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। दोस्तों अधिकारीगण और लोग ये जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत और अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रिटानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी। इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया जा रहा था और लोगों में ये डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। सरकार ने फुकोहुको क्याहे, जिसको समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया, और उन्होंने ये समझ लिया कि अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना खड़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके मतलब अभाव में उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। और यही सब कारण रहा कि उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों इसके साथ नई सरकार ने क्या किया, सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित किए जाने लगीं। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 में ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ, आधुनिक ज्ञान का प्रसार हुआ, नैतिक संस्कृति का विस्तार हुआ। पढ़ना जरूरी था। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई, जिससे कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक लिपि कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया, हीरागाना और काताकाना। हीरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थीं, जैसे कि मुरासाकी। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों हीरागाना अथवा काताकाना को मिलाकर लिखी जाती थी और शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता था और बाकी हीरागाना में। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते
ज्ञान कुलीन वर्गों में व्यापक समाज से काफ़ी तेजी से फैल सका और 1880 के दशक में ये सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना लें, दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। दोस्तों, मेजी सरकार ने राष्ट्र के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया और इसके अलावा कुछ राजस्व के लिए प्रशासनिक इकाइयां बनाई गईं। ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आती थीं। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए सेना में काम करना कुछ समय के लिए अनिवार्य कर दिया गया और कानून व्यवस्था सख्त की गई। राजनीतिक गुटों का निरीक्षण करने के लिए, बैठक बुलाने पर नियंत्रण रखने के लिए सेंसर व्यवस्था बनाई गई और तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। संविधान बनने के बावजूद ये दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए और सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। चीन और रूस में इसी के कारण युद्ध हुआ। दोनों में ही जापान विजय हुई। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में की जाती थी और जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया। उसे अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करना था और उसने लोकतंत्र के प्रचार प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजी सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। उसने कृषि पर कर लगाया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप से मशीनें आयात की गईं। मजदूरों का प्रशिक्षण दिया गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ किया गया। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से जापानी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। दोस्तों, औद्योगिक मजदूर, तो यहाँ पर देखिए औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुँच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। आधुनिक कारखानों में काम करने वाले आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं और 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था और 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। दोस्तों, कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। 1920 तक आते आते 2000 हो गई। 1930 तक 4000 और इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही और राष्ट्रवाद को विकास मिला। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। तनाका सोजो एक किसान के बेटे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद की और मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे थे। आक्रामक राष्ट्रवाद। दोस्तों, जापान महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी देश है और मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था। उसने डायट, जो कि संसद है, डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसलिए इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत किया गया। जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर नहीं है और इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्च करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाया गया। दोस्तों, पश्चिमीकरण और परंपरा। तो जापान पश्चिमीकरण और परंपराओं का जो है एक मिला जुला स्वरूप विकसित हुआ।
जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों को अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल में प्रमुख बुद्धिजीवियों में था। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। फुकुजावा युकिची दोस्तों इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई थी। डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा, बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए थे। इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। एक दर्शन शास्त्री मियारे सेत्सुरे ने तर्क किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना और जो है विश्व को समर्पित करना है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में मानव के प्राकृतिक अधिकार, जन संप्रभुता के सिद्धांतों को प्रशंसक थे और वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती है आज़ादी। और कुछ लोगों ने महिलाओं के मताधिकार की बात भी की। आइए देखते हैं जापानियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोज़ाना की ज़िंदगी में आए बदलाव में देखा जा सकता है। कई परिवार मुखिया के नियंत्रण में रखते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्दों का यूज करते हुए होमो कहते हैं, ये मूल परिवार से अलग था, जहाँ पति पत्नी साथ रहते थे, घर कमाते थे और घर बसाते। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पाद, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की थी। तो कैसे कैसे यहाँ पर देखिए जो अनेक आविष्कार हुए। दोस्तों, औरतों का कार क्लब भी एक था कि मोगा, आधुनिक लड़की के लिए एक संक्षिप्त शब्द है मोगा, और यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन यानी कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों को एक साथ आने का सूचक है। और नए मध्यम वर्गीय परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लाभ उठाया। 1925 में दोस्तों जापान में पहला रेडियो स्टेशन खुला था। अभिनेत्री मात्सुई सुमाको इप्सन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई थी। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। आधुनिकता पर विजय, सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद आप जानते हैं जापान में था। 1930 और 40 के दौरान इसे बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बनाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गईं। दोस्तों, 1943 में जापान में एक संगोष्ठी हुई जिसका अर्थ था आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान में जो है जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हुआ ये कि जापान उपनिवेश, कई देशों को उपनिवेश बनाने को सोच लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, इसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। दोस्तों, जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें जो थीं वो संयुक्त बलों को हाथों हार कर ख़त्म हो गई और ये तर्क दिया कि युद्ध जल्दी ख़त्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकी बम गिराए गए। लेकिन लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी तरह अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 से 1947 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया, एक नया संविधान लागू किया गया और इसमें युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय जो है नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। तो कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायबासु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए और इसमें महिलाओं ने भी मतदान किया। हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण हुआ। उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। दोस्तों, लेकिन ये चमत्कार जापान के इतिहास में था।
जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में जो है बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा थी। युद्ध के पहले के काल में सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया और इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम से जंग में जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोक्यो विश्व युद्ध के पहले और बाद में किस प्रकार का जो यहाँ पर अंतर है दिखाया गया है। टोक्यो में 1964 में ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर उभरे और बुलेट ट्रेन का विकास किया गया। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को पूरी तरह नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया और आरगजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। और 1960 के दशक में मिनीमाटा में पारे के जहर फैलने, 1970 के दशक में हवा में प्रदूषण से समस्याएं फैलीं। लेकिन दोस्तों 1980 के दशक तक पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए और एक विकसित देश के रूप में ये अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौती का सामना कर रहा है। और आज जापान की पहचान विकसित और एक प्रौद्योगिकी आधारित देश के रूप में है और ये प्रबल या जो है एक राष्ट्रवादी देश की श्रेणी में आता है। अब आइए दोस्तों चीन के बारे में जानते हैं। चीन का जो इतिहास रहा है वो संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान के अंत, समानता और विकास को संभव करने के सवालों पर घूमता है। चीन बहस में 3 जो है समूहों के नज़रिए, कांग कोविल, लियांग किचाऊ, तो इन लोगों ने अपने तरीके से जो है पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़ ये कि गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को ख़त्म करना, विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी और आधुनिक विश्व या आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी के पश्चिम के साथ पहला सामना होने के समय मानी जाती है। कि देखिए किस तरह से ब्रिटेन ने अफीम के फ़ायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया और इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार और बदलाव की मांगों को मजबूरी दी। अफीम का व्यापार दोस्तों, अफीम का व्यापार चीनी उत्पाद में चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग थी असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन के बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन से उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे और इस तरह कंपनी का उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। दोस्तों किस तरह से शुरुआत में चीन में ये भी उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत महसूस की गई और उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर प्रभाव डाला और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 18वीं शताब्दी में पोलैंड का बंटवारा था। दोस्तों भारत का उदाहरण भी उन लोगों के सामने था। एक विचारक हैं लियांग किचाऊ, उनका मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर सकता है। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। इनमें सबसे अधिक कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है और यह विचारधारा कन्फ्यूशियस जो कि 551 से 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों से विकसित की गई थी। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक प्रतिबंधों का सिद्धांत था। इसने चीनियों के रवैये और जीवन को प्रभावित किया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने और विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर आए।
चीनी और जापानी भाषा एक चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है। चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद किए और एक तरह से ये पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूस जापान युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। इसके बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। दोस्तों, परीक्षा प्रणाली का जो विकास है यह आधुनिक सिविल सेवाओं की शुरुआत है। ये कहा जाता है कि इसका प्रारंभ चीन में हुआ था। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभिजात सत्ताधारी वर्ग में ज़्यादातर इम्तहान के जरिए प्रवेश होता था और 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। ये परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। लेकिन हुआ ये कि देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूँकि यह चीनी क्लासिक सीखने के हुनर पर आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नज़र नहीं आती थी, और 1905 में इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। आइए देखते हैं चीन में किस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। सन्यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई और सन्यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। वो गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका जो है परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ है मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसको सत्ता से हटाना, साम्राज्यवादियों को हटाना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे, भूस्वामित्व में बराबरी लाए, उसको स्थापित करना। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे चीन में जो बदलाव हुआ वो सन्यास सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी ज़रूरतों को रेखांकित किया। सन्यास सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और देखिए कन्फ्यूशियसवाद की उन्होंने हिमायत की, लेकिन राष्ट्र का सैन्यीकरण करने की कोशिश की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था और इसमें मजदूर वर्ग उभर रहे थे। इनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे औद्योगिक या आधुनिक कामों में लगे हुए थे। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन विषयों को लेकर सरोकार बढ़ा। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने में मदद मिली। 1902 में चीन के महत्वपूर्ण पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पत्रकारिता फली फूली और देखिए शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। दोस्तों गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल आतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया और ये शिक्षा का ही परिणाम था। 1935 का संघाई। दोस्तों 1935 में संघाई में एक काला अमेरिकन तुरेही वादक बक क्लिंटन अपने जैज और क्रेस्टा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी को जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे और उसके वाद्य मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उन्हें गायन वादन वाले होटल से निकाल दिया। अमेरिकी होने के बावजूद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उसकी सहानुभूति थी। चीनी तमाशाबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया कि हम उसका अभिष्ट काम संपन्न किया हो और घर पहुंचने के रास्ते भर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन कर रहे थे। तो रिक्शा खींचने वाला लान जिया द्वारा बनाया गया काष्ठ चित्र, ये दोस्तों लाओ से द्वारा रचित उपन्यास रिक्शा एक गौरव ग्रंथ बन गया था। देश को एकीकृत करने की कोशिशों के बावजूद कोमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टियों के चलते जो है ये असफल हो गया। सन्यास सेन के कार्यक्रम को बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों की बराबरी लाना कभी अमल में नहीं लाया गया और सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों किस तरह से यहाँ पर देखिए चीनी साम्यवादी दल का उदय हुआ।
1937 में जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया। कीमतों में बढ़ोतरी हुई, बर्जर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ हो गई। आम आदमी का जीवन तबाह हो गया और सामाजिक आर्थिक विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार इसके प्रमुख कारण थे। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी और रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्राटस्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिसे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके, इसका नारा था। 1943 में दोस्तों माओ से तुंग, इन्होंने जेसीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में जो है चीन का महत्वपूर्ण नेतृत्व अपने हाथ में लिया और उन्होंने क्रांति को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना और उनके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी जिसने कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ से तुंग के आमूल-चूल परिवर्तनकारी और तौर तरीकों से जियांगसी में देखा जा सकता था, जहां पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद यानी सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के स्थान पर जो है किसानों पर अपना दोस्तों ध्यान केंद्रित किया और क्रांति के लिए उन्होंने किसानों को महत्वपूर्ण माना। तो देखिए किस तरह कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया और इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च 1934 से 1935 पर जाना पड़ा, जो कि शांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को ख़त्म करके भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। दोस्तों नए जनवाद की स्थापना 1949 से 1965। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसको कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, या भी नया लोकतंत्र जो सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है सरकार के नियंत्रण में रखे गए। कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया और लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्ठियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून, जहां लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे, मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए और 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें होंगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। तो दोस्तों देखिए किस तरह से चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई। दोस्तों दर्शनों का टकराव 1965 से 1978। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों की दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों को संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। 1978 में जो नए सुधार शुरू हुए उसमें देखा जाए तो टांग सियाफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की और यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन का समय था,
नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट गया। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने पांचवी आधुनिकता का दावा किया, लेकिन लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी ने हटाने और लैंगिक शोषण न खत्म करने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। दोस्तों, इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन और कड़े सिद्धांतों को ख़त्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। दोस्तों, इन सब जो है विरोध प्रदर्शन और सरकार की नीतियों के कारण चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई और पहले पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद, और यह तर्क है कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपराओं पर चलते हुए आधुनिक समाज बना सकता है। दोस्तों, चीन से जुड़ा हुआ ताइवान का किस्सा भी है। चीनी साम्यवादी दल पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की और 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ सौंपनी पड़ी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, जहां किसी चीज़ की कोई आज़ादी नहीं थी। 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर आ गया। अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच का अंतराल लगातार घटता गया है। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और नाटकीय रहा है। 1975 में चियांग की मौत के बाद ये धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी, चुनाव हुए और इसके द्वारा वहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई। आइए जानते हैं कोरिया की कहानी। आधुनिकीकरण की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में कोरिया में जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया। उसे चीन और जापान पश्चिमी देशों के विदेशी दबाव का भी सहन करना पड़ा। और देखिए, कोरिया ने इन सब के बीच सरकारी संरचना, राजनयिक संबंध, बुनियादी ढांचे, समाज के आधुनिकीकरण के लिए नई सुधार नीतियां लागू की। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। कोरिया जापान का उपनिवेश बना रहा और इसके बाद जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वें समांतर रेखा से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन शुरू किया, लेकिन दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। दोस्तों, युद्ध के बाद राष्ट्र। तो जून 1950 में कोरिया युद्ध समाप्त हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीनी सेना के साथ शीत युद्ध का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ और जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हुआ और कोरियाई युद्ध ने बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, जिससे वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिनमैंग री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली होने से चुनाव के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति कहा जाता है। और एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शन और मांगों के रूप में उभरने लगी थीं। दोस्तों, आइए देखते हैं तीव्र औद्योगिकरण और मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने और पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यातोन्मुखी नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कारपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया।
1960 के दशक में कोरिया का अभूतपूर्व विकास हुआ। और देखिए 1960 और 70 के दशक के दौरान लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात, अलौह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के रूप में नया गांव यानी सैमोल आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये आंदोलन लोगों के निराशापूर्ण जीवन में आशा की संचार लेकर आया। दोस्तों, कोरिया ये सब कैसे कर रहा? तो मजबूत नेता, प्रशिक्षित अफसर, आक्रामक उद्योगपति और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज पूरी दुनिया को अपने आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। और संविधान संशोधन, वो तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए। 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। दोस्तों, राष्ट्रपति के पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप में निलंबित हो गया था। 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियां, जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थीं, काफ़ी बाधा आई। और छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। और इसके बीच ही पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। दोस्तों, लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। तो पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ लोकतंत्रीकरण की इच्छा बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार सैन्य नेता चुन डू हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। और देखिए, ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। और उसी वर्ष के अंत में चुन यूसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष माध्यम से राष्ट्रपति बने। और चुन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया, लेकिन राजनीतिक इससे नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए आत्म जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से मौत के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए और चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। दोस्तों, नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल ने एक साथी सैन्य नेता रोह ताए वू का चुनाव किया। कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया और किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया 1992 में। तो दोस्तों, नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई और LG सहित कुछ बड़ी कंपनियां 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच गई थीं और दूसरी सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पर ध्यान देना शुरू किया। और कुल मिलाकर ये निर्णय लिया गया कि कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाया जाए। संगठन खराब प्रबंधन, वित्तीय संस्थाओं के खराब प्रबंधन, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा और इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई। और यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। और देखिए, दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के माध्यम से विपक्षी पार्टी के नेता किम दाई जुंग सत्ता में आए। और किस प्रकार से जो है देखिए, 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।
और यह देश के गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता है जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में मदद की है। दोस्तों, आधुनिकता के दो मार्ग कौन से हैं? औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आज़ाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग अलग राहें तैयार की थीं। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। जापान ने उनकी नकल की पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर मजबूरियों का प्रभाव है और एक ओर जहां जापानी एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद करते थे, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। दोस्तों, सामाजिक राजनीतिक संस्थानों के सुधार और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए केवल परंपराओं को जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखने का सवाल नहीं था, उन्हें अलग और रचनात्मक तरीके से प्रयोग करना था। चीन का आधुनिकीकरण का सफर अलग है। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने को मजबूत माहौल बना दिया, जिसके चलते ज़्यादातर लोगों को दुख दर्द सहने पड़े। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। दोस्तों, देखा जाए तो देखिए, शताब्दियों से पुरानी जो असमानताएं थीं चीनियों में वो हटी और साम्यवादी क्रांति का विस्तार हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, असमानताएं घटी और राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को लाने में मदद की। पार्टी ने अब बाजार संबंधी सुधार किए हैं और चीन आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुआ है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी हैं और चीन में यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि चीन किस तरह अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। तो दोस्तों, ये था ये 11वीं कक्षा के इतिहास का 11वां अध्याय, आधुनिकीकरण के रास्ते, और इसमें आपने चीन, जापान और कोरिया के उदाहरणों द्वारा देखा कि किस प्रकार से इन देशों ने अपनी अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद आधुनिक विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।